हेलो स्टूडेंट। चलिए आज हम ट्वेल्थ का जो अपना फर्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, मैट्राइसिस। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक। देखो बेसिकली मैट्राइसिस होता क्या है, सबसे पहले फर्स्ट डेफिनेशन यही पढ़ेंगे कि मैट्राइसिस होता क्या है, इसके अंदर हम करने वाले क्या है। तो डेटा का बेसिकली कलेक्शन होता है, यानी कि डेटा को हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं, हम अरेंज करके रखते हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट। और कभी कभी हम इसको इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट इस तरह से भी हम यूज कर सकते हैं कभी, है ना। अब क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स के अंदर हम डेटा को, यानी कि कोई भी कलेक्शन हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, या फिर कोई भी एक्स का फंक्शन हो गया, उसको हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर रो एंड कॉलम की फॉर्म में जस्ट अरेंज करके रखते हैं। इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स के हम वैल्यू नहीं निकाल सकते, ओनली फॉर कलेक्शन करके हम इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर डेटा बेसिकली रो एंड कॉलम की फॉर्म में हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो इसका कुछ ना कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर भी होता होगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। माना कि इस मैट्रिक्स के अंदर मैंने फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का है ना क्या कर दिया, एलिमेंट मैंने इंसर्ट कर दिया, तो उसको हम A11 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट को हम A12 से रिप्रेजेंट करते हैं ना। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A12, यानी कि फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। इसी तरह से यहाँ पर फर्स्ट रो, और यहाँ पर हम करते कंसिडर कर लेते हैं, माना कि यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ रो, M रो एंड N कॉलम है, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, M रोज कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे M, और यहाँ पर कितने N कॉलम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, फर्स्ट रो का एलिमेंट, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट A11 हो गया, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट A12 हो गया। इसी तरह से फर्स्ट रो एंड nth कॉलम का एलिमेंट हो गया A1 इंटू N। ठीक है, इसी तरह से यहां पर हम कंसिडर करते हैं सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट हो गया वो कितना हो गया, A21। इसी तरह से यहां पर भी अरेंज होता है। इसी तरह से यहां पर फर्स्ट रो, सेकंड रो अप टू mth रो एंड फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट हो गया वो कितना हो गया, AM1। और इसी तरह से यहां पर हम लिख सकते हैं mth रो एंड nth कॉलम का जो एलिमेंट हो गया वो कितना हो गया, AM इंटू N। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपना कलेक्शन बना सकते हैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर। देखो इसका मतलब, इसका जो ऑर्डर हो गया वो m क्रॉस n हो गया। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए वो कितने हो गए, m इंटू n। जैसे माना कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 इंटू टू, 3 इंटू टू का मतलब 3 रो एंड 2 कॉलम है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर हो जाएंगे 6। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपना कलेक्शन बना के रख सकते हैं। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरह से, कि माना कि इसके अंदर इसका और एक रिप्रेजेंटेशन हम और बना सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कि माना कि A इक्वल्स टू AIJ, ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना ले लिया, m क्रॉस n, जहां m तो बेसिकली क्या हो गया, रोज हो गया, है नहीं, m क्या हो गया इसके अंदर, नंबर ऑफ रोज, और n हो गए वो हो गए नंबर ऑफ कॉलम्स के अंदर, नंबर ऑफ कॉलम्स कंसिडर कर दिए। यानी कि इसके अंदर m तो नंबर ऑफ रो हो गए एंड n हो गए नंबर ऑफ कॉलम्स। तो बेसिकली देखो यहाँ पर जो i है वो डिपेंड करता है इस m की वैल्यू पर, यानी कि i की जो वैल्यू होगी वो नंबर ऑफ रो के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि जो i की वैल्यू है वो 1 से m तक चल सकती है। i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चल सकती है, 1 से m तक, यानी कि i की वैल्यू 1 यानी फर्स्ट रो, फिर सेकेंड रो, थर्ड रो अप टू mth रो। इसी तरह से j की वैल्यू जो कंसिडर होती है उसको हम कह सकते हैं 1 से n तक। यानी कि इस तरह से हमारा काउंटर चलता रहता है, और इस तरह से मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट इंसर्ट होते रहते हैं, यानी कि वो ऊपर वाली जो फॉर्म होती है वो वापस बन जाती है। तो ये मैट्रिक्स का बेसिक था कि एलिमेंट इंसर्ट करते कैसे हैं। तो बहुत ही बेसिक तरीके से इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम इसके अंदर क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, माना कि छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, हमें क्या करना है, एक 3x2 की एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x2, जिसके जो एलिमेंट होंगे वो जो रिप्रेजेंट होंगे AIJ इक्वल्स टू 1/2 ऑफ I माइनस J। छोटा सा ही क्वेश्चन लेता हूँ जिसके एलिमेंट इंसर्ट होंगे जो इस रिलेशन से होंगे AIJ इक्वल्स टू 1/2 ऑफ I माइनस J। तो देखो इसके अंदर हमें 3x2 की मैट्रिक्स बनानी है, यानी कि जिसके अंदर 3 तो नंबर ऑफ रोज होंगे और कॉलम कितने हो गए, 2। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑफ रो एंड कॉलम कितना हो गया, 2। यानी कि फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो और कॉलम नंबर फर्स्ट
और कॉलम नंबर सेकंड। तो देखो आई की वैल्यू रो पर डिपेंड करती है, तो आई की वैल्यू 1, 2 एंड 3 तीन हो सकती है। तो आई की वैल्यू यहाँ पर मैंने 1 ले ली, आई की वैल्यू मैंने यहाँ पर 2 ले ली, और यहाँ पर आई की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 3 ले ली। इसी तरह से जे की वैल्यू भी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर जे की वैल्यू अपने लिए 1 हो जाएगी, और यहाँ पर जे की वैल्यू अपने लिए कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट हमें चाहिए, तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए आई की वैल्यू भी 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं यहाँ पर मॉड भी लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो माना कि देखो मैंने आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1, यानी कि A11 वाला जो एलिमेंट है वो 1/2 ऑफ कितना हो जाएगा, 1 - 1। तो 1 - 1 यानी कि 0। तो A11 वाला जो एलिमेंट हो गया अपने लिए वो कितना हो गया, 0। तो मैंने यहाँ पे 0 फिलअप कर दिया। सेकेंड, आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1 लेता हूँ, तो A21 वाला जो एलिमेंट होगा आई की वैल्यू 2 एंड जे की वैल्यू मैंने 1 कंसिडर कर दी। तो यहाँ पर भी 1/2 ऑफ, फिर मॉड्यूलस के अंदर कितना लिखा हुआ है, आई माइनस जे, यानी कि 2 - 1। तो यहाँ पर भी कितनी आ जाएगी वैल्यू, 1/2। 2 - 1 कितना, 1, 1 का मॉड्यूलस 1, तो ये आ जाएगी अपने पास 1/2 वैल्यू। तो यहाँ पर ये हो गया 1/2। इसी तरह से 3 और 1 की अगर मैं वैल्यू कंसिडर करूँ तो इसका मतलब A31 थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 1/2 ऑफ मॉड्यूलस के अंदर आई माइनस जे। तो यहाँ पर कितना होगा, 3 - 1 2, 2 का मॉड्यूलस कितना हो जाएगा, 2। तो 2 डिवाइड बाई 2 कितना, 1। तो यहाँ पर अपने पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1। इसी तरह से फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, इसका मतलब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम अगर मैं ये एलिमेंट इंसर्ट करूँ तो ये हो गया 1/2, और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 1 - 2 और इसका भी मॉड्यूलस। देखो यहाँ पर 1 - 2 कितना, -1 है ना, 1 - 2 -1 हो गया। तो -1 का मॉड कितना, 1। तो ये भी कितना आ गया अपने पास, 1/2। तो इसका मतलब 1 2 वाला जो एलिमेंट हो गया ये भी अपने पास कितना मिल गया, 1/2। इसी तरह से 2 2 वाला एलिमेंट अगर मैं कंसिडर करूं तो A22 वाला जो एलिमेंट मिलेगा वो 1/2, और ये हो जाएगा 2 - 2 इसका मॉड्यूलस। तो कितना मिलने वाला है, 2 - 2 यानी कि 0 का मॉड 0 और डिवाइड बाई, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, और ये हो गया 2 - 2 0। तो ये कितना आ गया आंसर अपना पास, 0। तो यहाँ पर जो एलिमेंट आ गया अपने पास कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, इसी तरह से 3 और 2 की बात करें, यानी कि A3 और 2, इसका मतलब थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम का जो एलिमेंट होगा अपने पास वो कितना हो जाएगा, 1/2, और मॉड्यूलस ऑफ x कितना है, i कितना है 3 और j कितना है 2। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिल जाएगी 3 - 2 कितना, 1। तो 1 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा अपने पास 1/2। तो यहाँ पर थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम का जो एलिमेंट हो गया वो 1/2 हो गया। तो ये बेसिक बोर्ड के अंदर जो फर्स्ट वैरायटी का जो क्वेश्चन आता है कि पर्टिकुलर कुछ ना कुछ ऑर्डर दे देगा और हमें पूछेगा कि मैट्रिक्स के अंदर क्या करो, इस ऑर्डर से इस रिलेशन को यूज में लेते हुए क्या करो, एलिमेंट इंसर्ट करो। तो इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। देखो सेकेंड में कंसिडर करता हूँ, इसके अंदर सेकेंड वैरायटी एक और लेते हैं कि हमें क्या करनी है, उस मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर्स बताने, है ना, पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स हैविंग 12 एलिमेंट्स। एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कितने हैं, 12 एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 12 एलिमेंट्स है तो इसका पॉसिबल ऑर्डर कितना हो सकता है वो हम डिफाइन करेंगे। तो देखो अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर, माना कि कोई भी एक मैट्रिक्स है ना, कुछ भी एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 12 है, यानी कि 12 नंबर ऑफ अगर एलिमेंट्स हैं तो हमें ऑर्डर बताना है। तो देखो पहला ऑर्डर तो हमें मिल रहा है कि 1 रो एंड क्या हो जाएंगे, 12 कॉलम हो जाएंगे। तो इसका मतलब 1 × 12 का ऑर्डर भी हो सकता है, 1 रो एंड 12 कॉलम। सेकेंड थिंग, यहाँ पर 12 × 1 भी पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है, यानी कि एक मैट्रिक्स जिसके अंदर 12 एलिमेंट्स हैं तो इसका ऑर्डर 1 × 12 भी हो सकता है या फिर 12 × 1 भी हो सकता है। सेकेंड थिंग, देखो यहाँ पर इसका ऑर्डर 2 × 6 भी हो सकता है और यहाँ पर 6 × 2 भी हो सकता है, 2 × 6 एंड 6 × 12। यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन कितना हो रहा है, 12 ही हो रहा है। ठीक है, फिर 3 × 4 भी हो सकता है और यहाँ पर इसका जो ऑर्डर है वो 4 × 3 भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर 1 × 12, 12 × 1, 2 × 6, 6 × 2, 3 4 एंड 4 3, सबका मल्टीप्लिकेशन 12 ही आ रहा है, यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 12 है। तो इतने सारे उसके पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, इसके अलावा और भी कोई पॉसिबल ऑर्डर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये तो चलो मैंने बहुत ही छोटा एलिमेंट लिया है, अगर कोई बड़ा एलिमेंट होता जैसे 256 वगैरह और भी बहुत सारे बड़े एलिमेंट होते हैं
तो इसका मतलब उस केस में हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो बेसिकली इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मैं तुम्हारे सामने डिस्कस कर रहा हूं कि हर एक मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे होते हैं, तो सबसे पहले क्या कर दो, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि उस 12 को क्या करो, या फिर कोई भी नंबर है उसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखो। माना कि मैंने लिखा 2 इंटू 3 इंटू समथिंग लाइक जो भी है 5 7, उसकी पावर की फॉर्म में इसको क्या करो, रिप्रेजेंट करो। तो हमें पता है कि 12 2 की पावर 2 यानी कि 4 इंटू 3 हो सकता है। कितना हो सकता है, 4 इंटू 3 हो सकता है। तो इसका मतलब ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया कि 12 को मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में मैंने क्या कर दिया, ऐसे लिख दिया। अब देखो यहां पर जैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखा, अब हम क्या करेंगे, इस 12 के नंबर ऑफ डिवाइजर निकालेंगे। तो नंबर ऑफ डिवाइजर निकालने का जो तरीका है, हमने प्रोबेबिलिटी यानी कि पीएनसी के अंदर हमने कंसिडर किया था कि जितनी पावर होती है प्राइम फैक्टराइजेशन की, उसके अंदर क्या करना है, 1 ऐड करके उसका मल्टीप्लिकेशन कर दो। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, तो देखो 2 की पावर 2 है, इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया। ठीक है, इसी तरह से यहां पर 3 की पावर कितनी है, 1 है, तो इसके अंदर भी 1 में से मैंने क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया। तो बेसिकली कितना मिला, 2 + 1 कितना 3, और 1 + 1 कितना 2, यानी कि नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्सेस कितनी हो जाएगी, 6। यानी कि 6 ऐसी मैट्रिक्स हो जाएगी जिसके अंदर 12 एलिमेंट होंगे और इतने उसके पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। जैसे कि हमने ये 6 के 6 ऑर्डर हमने यहाँ पर लिखे हैं, यानी कि 6 ऐसी पॉसिबल मैट्रिक्सेस बन सकती है जिसका ऑर्डर 1 × 12, 12 × 1 और समथिंग लाइक ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो बेसिकली हर एक अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके नंबर ऑफ डिवाइजर निकालते हैं। जैसे बेसिकली देखो 12 के डिवाइजर भी हमें पता है कि 12 के क्या क्या डिवाइजर हो सकते हैं, ये 1 से डिवाइड हो सकता है कंप्लीटली, 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 6 से भी हो सकता है और 12 से भी हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो जितने नंबर ऑफ डिवाइजर होंगे उतना ही उसका पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है, उतनी पॉसिबल मैट्रिक्सेस हो सकती है। तो ये बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट था कि हमें क्या करना है, नंबर ऑफ डिवाइजर निकाल के हम किसी भी नंबर ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड कर सकते हैं अगर हमें उसके एलिमेंट्स पता है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके टाइप्स मैट्रिक्सेस के। अब हम क्या पढ़ेंगे, कुछ टाइप्स कि मैट्रिक्सेस कितने तरह की हो सकती है। तो सबसे पहली मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। देखो रो मैट्रिक्स का मतलब कितना होता है, माना कि कोई एक इन जनरल मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं, Aij, जिसका ऑर्डर है m × n। अब ये मैट्रिक्स है, हम सबके लिए यही डेफिनेशन पढ़ेंगे कि एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर m × n है। ये रो मैट्रिक्स कब हो सकती है, तो इसको रो मैट्रिक्स होने के लिए देखो ओनली फॉर एक सिंगल रो होनी चाहिए, कॉलम मल्टीपल्स कॉलम हो सकते हैं। तो इस मैट्रिक्स को हम बताएंगे कि A, इसका ऑर्डर कितना है, 1 × n। कितना हो जाएगा, 1 × n, यानी कि रो 1 होनी चाहिए, कॉलम्स मल्टीपल हो सकते हैं। तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। सेकेंड मैट्रिक्स कॉलम्स मैट्रिक्स है ना। देखो कॉलम मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि जिसके अंदर क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम 1 ही होना चाहिए, रो कितनी भी हो सकती है। तो यानी कि m रो एंड नंबर ऑफ कॉलम कितना, 1 कॉलम एंड मल्टीपल्स रो वाली जो मैट्रिक्स होती है इसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, इसी तरह से थर्ड जीरो मैट्रिक्स, हम जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं या फिर नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये कुछ टाइप्स है मैट्रिक्स के। तो जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स का मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो उस मैट्रिक्स को हमें है ना, जीरो मैट्रिक्स का मतलब ऑल दीज एलिमेंट्स आर जीरो, चाहे ऑर्डर कुछ भी हो, 2 3 3 4 5 1 जो भी वॉटेवर, सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर क्या होंगे, जीरो। फोर्थ तरह की मैट्रिक्स है अपने पास, वो है अपने पास हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है बेसिकली कि ओनली फॉर हॉरिजॉन्टली होती है मैट्रिक्स, यानी कि उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा ज़्यादा होते हैं। यानी कि अगर Aij और जिसका ऑर्डर मैं लेता हूँ m × n, अगर ये मैट्रिक्स अपनी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर कहूँ जैसे 2 3 -1 4 0 1 3 5, तो इसका मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ रो कितनी है 2, बट नंबर ऑफ कॉलम्स कितने इसके अंदर 4। तो इसका मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स जिस मैट्रिक्स में ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ रो से, तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन है, कभी जेईई में ऐसी पूछी नहीं जाती कि बेसिकली हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होती क्या है, तो हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब देखो फिफ्थ तरह की जो अपने पास जो मैट्रिक्स है
उसको हम कहेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स, देखो वर्टिकल मैट्रिक्स सेम थिंग यहाँ पर वही उसकी उल्ट है ना, अपोजिट डेफिनेशन हो जाएगी कि ए आई जे कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन। ये वाली मैट्रिक्स वर्टिकल मैट्रिक्स कब होगी, जब जिसके अंदर नंबर ऑफ रो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा, यानी कि नंबर ऑफ मल्टीपल्स रो होनी चाहिए, है ना। तो उस केस में हम इसको क्या कहेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, इसी तरह से अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैट्रिक्स है अपने पास, वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें, जो 6 तरह की अपनी जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं, ये हो गया अपना जो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। मैंने क्या किया, एक 3x3 की मैंने क्या कर दी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली। अब देखो बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि इसके अंदर क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि जहां पर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होते हैं तो उस वाली मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि m और n की वैल्यू आपस में क्या हो जाती है, इक्वल होती है। तो माना कि मैंने क्या किया, एक 3x3 की क्या कर ली, एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिडर कर ली। अब देखो इसके अंदर हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर 2 डायगोनल होते हैं। देखो डायगोनल की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, जरूरी नहीं है कि ये n क्रॉस n के लिए ही डिफाइन होता है। डायगोनल जैसे कोई भी ऑर्डर हो, 4x3 का भी ऑर्डर हो, वॉटएवर और भी कोई ऑर्डर हो जहां पर नंबर ऑफ रो कॉलम के इक्वल नहीं होता, तो डायगोनल का मीनिंग होता है जहां पर i और j की वैल्यू इक्वल होती है। तो जहां जहां i और j की वैल्यू इक्वल होगी उसके जो सारे एलिमेंट्स होंगे, दिस इज कॉल्ड द डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन इसकी यही होती है। तो देखो जहां पर i और j की वैल्यू इक्वल होती है तो इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल डायगोनल, तो कहेंगे प्रिंसिपल डायगोनल। मतलब ये क्या हो गया, इस स्क्वायर मैट्रिक्स का एक प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, और दूसरे वाला जो हमारे काम का तो वैसे है नहीं, इसको हम कहेंगे कॉन्जुगेट डायगोनल, इसको कहेंगे हम कॉन्जुगेट डायगोनल, यानी कि इसका नाम होगा कॉन्जुगेट डायगोनल। वैसे अपने काम का तो है नहीं इसका, तो नाम याद रखने से भी कोई मतलब नहीं है। अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर पहला जो अपने पास जो क्वेश्चन बनता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स की ट्रेस बताइए, यानी कि ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स ए, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं T और R ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। तो किसी भी मैट्रिक्स की जो ट्रेस होती है, पहली वैरायटी का क्वेश्चन बनता है। तो ट्रेस का मतलब होता है दी सम ऑफ दी ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, यानी कि अगर इस मैट्रिक्स की हमें ट्रेस बतानी है तो हमें क्या करना है, इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का सम कर देना है, A11 प्लस A22 प्लस A33। जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हो डायगोनल, अदर किसी मैट्रिक्स में भी हो सकता है, बस हमें I और j की वैल्यू जहां जहां इक्वल है वो एलिमेंट हमें क्या करना है, उठाने हैं। तो बेसिकली इसकी जो ट्रेस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, A11 प्लस A22 प्लस A33। अब देखो यहां पर इन जनरल अगर हम बात करें तो किसी भी मैट्रिक्स की जो ट्रेस होती है, ट्रेस ऑफ एनी मैट्रिक्स, इसको हम सिग्मा बना के भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फाइनली एडिशन ही तो कर रहे हैं। तो इसका मतलब हर बार हम क्या कर रहे हैं, आई वाले एलिमेंट, यानी कि i की वैल्यू 1 से i की वैल्यू n तक कुछ भी हो सकती है, A11 प्लस A22 प्लस A33 अप टू ANN, जो भी एलिमेंट मिलेंगे वो बेसिकली उस मैट्रिक्स की क्या होगी, ट्रेस होगी। JEE के अंदर फर्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन कंपटीशन में यहाँ से बनता है कि किसी भी मैट्रिक्स की क्या करनी है, ट्रेस बतानी है। बेसिकली ये चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं पूछी जाती है, तो हमें मैट्रिक्स की ट्रेस बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ द ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, यानी कि हमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का हमें क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, और उसको हम फाइनली आंसर दे सकते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जाते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को देखो 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया हुआ है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स के 2 टाइप्स होते हैं। सबसे जो फर्स्ट टाइप होता है अपना, वो होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फर्स्ट हो गया अपना ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और जो सेकंड टाइप होता है इसका वो होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स,
तो देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें डायगोनल मैट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, बेसिकली इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है अपना अपर ट्रायंगुलर, एक तो होता है अपर ट्रायंगुलर और दूसरा होता है लोअर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर है ना, मैंने ट्रायंगल बना के ऊपर LR लिख दिया है। तो अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो वाली मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बता देता हूं, फिर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। माना कि मैंने क्या कर दिया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ABCDE और F मैंने क्या कर दिया, डायगोनल के सारे अपर वाले एलिमेंट रख दिए, बिलो सारे एलिमेंट मैंने क्या कर दिए, 0 कर दिए। और यहां पर मैंने क्या किया है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर माना कि एक मैट्रिक्स बनाई है और यहां पर मैंने लिख दिया ABCDE और F, और यहां पर मैंने क्या कर दिया, इससे बिलो एलिमेंट सारे क्या कर दिए, मैंने 0 बना दिए। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने क्या किया है कि लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो ये जो डायगोनल होता है, प्रिंसिपल डायगोनल, इसके ऊपर देखो यहां पर एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इसीलिए इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और साथ ही साथ ये ध्यान रखना कि इस डायगोनल से जो बिलो एलिमेंट होते हैं, नीचे जो सारे एलिमेंट होते हैं, वो सबके सब 0 होना मस्ट है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अपर ट्रायंगुलर। और यहां पर देखो लोअर ट्रायंगुलर में भी सेम सीन हो रहा है, यहां पर क्या हो गया, ये अपना डायगोनल है और डायगोनल से बिलो एलिमेंट यहां पर देखो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इससे जो अपर होंगे सारे एलिमेंट, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि माना कि कोई एक ए मैट्रिक्स है AIJ, जिसका पर्टिकुलर कुछ ऑर्डर, देखो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर मैंने क्या कर दिया, n क्रॉस n लिख दिया। अब देखो ये वाली जो मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब होगी, तो इसके लिए क्या डेफिनेशन होगी कि हमें क्या करना है, डायगोनल से बिलो एलिमेंट सारे के सारे 0 करना है। यानी कि हमें क्या करना है, AIJ वाला एलिमेंट 0 करना है। AIJ वाला एलिमेंट मतलब कि माना कि 2 1 वाला एलिमेंट, इसी तरह से 3 1 वाला एलिमेंट, ये सारे के सारे 0 करने हैं। तो देखो इसके लिए कंडीशन क्या होगी कि ये सारे के सारे एलिमेंट देखो उस केस में 0 हो रहे हैं जब I की वैल्यू J से बड़ी हो रही है। देखो यहां पर I की वैल्यू 2 है बट J की वैल्यू 1 है, यहां पर I की वैल्यू कितनी है, 3 है, बट यहां पर J की वैल्यू 1 है। तो जब जब I अपना J से बड़ा होगा तो उस केस में ये वाला एलिमेंट क्या करना है, 0 करना है। जैसे ही 0 करोगे तो इसकी कोडिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी कि डायगोनल से जो बिलो एलिमेंट हो जाएंगे वो सारे के सारे ऑटोमेटिक 0 हो जाएंगे। इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, सेकेंड अपने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं कि AIJ, यहां पर भी n क्रॉस n मैंने ऑर्डर ले लिया। अब यहां पर भी क्या करना है, AIJ वाला एलिमेंट को हमें क्या करना है, 0 डालना है। क्या करना है, AIJ वाला एलिमेंट 0 डालना है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 0 कब होगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि इस केस में I जो होगा वो अपना क्या हो जाएगा, J से छोटा हो जाएगा। तो I जब जब J से छोटा हो जाएगा ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, सारे डायगोनल से जो अपर एलिमेंट है सारे के सारे ऑटोमेटिक 0 हो जाएंगे। अब देखो यहां पर सेकेंड जो डेफिनेशन है अपनी डायगोनल मैट्रिक्स, ये अपने ट्रायंगुलर का पार्ट तो खत्म हो गया। अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स मैंने यहां पर बना दी, माना कि ये यहां पे मैंने डायगोनल एलिमेंट डाल दिए, ये D1 है, ये D2 है और अपना ये D3 है, और बाकी सारे के सारे एलिमेंट में थोड़ी देर के लिए 0 डाल देता हूं। ये सारे के सारे एलिमेंट क्या हो गए, 0। थोड़ी देर के लिए मैंने इसका ऑर्डर भी कंसीडर कर दिया, क्या, 3 क्रॉस 3। अब देखो यहां पर डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि डायगोनल के अलावा जो सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। यानी कि देखो इसकी बहुत सारी बुक्स में डेफिनेशन भी गलत दे रखी होती है कि डायगोनल के सारे एलिमेंट अवेलेबल होने चाहिए, D1 D2 D3, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी एटलीस्ट 1 डायगोनल, कोई भी, जैसे D1 ही अवेलेबल है बाकी सारे के सारे 0 है तो भी चलेगा। यानी कि एटलीस्ट 1 डायगोनल का एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो नॉन 0 हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूं यहां पे कि ये वाली जो अपनी जो मैट्रिक्स होगी, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यहां पे कहा A और यहां पे मैंने डाल दिया 2 0 0 0 0 0 0 0, ये भी अपने लिए क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि देखो डायगोनल का एटलीस्ट 1 एलिमेंट तो हमारे पास अवेलेबल है। देखो 2 यहां पर क्या है अपने पास अवेलेबल है, तो ये वाली मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स की कैटेगरी में ही आएगी। अब देखो यहां पे डायगोनल मैट्रिक्स के भी 2 पार्ट्स होते हैं। यहां पर कौन कौन से, एक तो स्केलर और दूसरा आइडेंटिटी या फिर इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं ना।
तो पहली जो है अपने पास स्केलर हो गई और दूसरी हो गई वो अपने पास क्या हो गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो स्केलर मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, d1 इक्वल्स टू d2 इक्वल्स टू d3, ये सारे के सारे क्या होते हैं x, यानी कि इसके अंदर क्या होता है स्केलर मैट्रिक्स के अंदर कि डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं मैट्रिक्स कहूँ A और यहाँ पर डायगोनल में मैंने सारे एलिमेंट डाल दिए 2 2 2, यहाँ पर ये सारे के सारे 0, तो इसका मतलब ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। इसका मतलब डायगोनल के जो सारे के सारे एलिमेंट होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। अब सोचो अगर ये डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम होके 1 हो जाते हैं किसी समय, तो उस तरह की मैट्रिक्स को हम, अगर ये d1 d2 एंड d3 ये सारे के सारे साइमल्टेनियसली क्या हो जाते हैं 1 हो जाते हैं, तो इसका मतलब उस केस में जो मैट्रिक्स मिलेगी उसको हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि जो सारे के सारे एलिमेंट 1 1 1 इसको हमने 0 0 0 डाल दिया, तो इसका मतलब ये वाली मैट्रिक्स क्या हो गई, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को देखो इसका ऑर्डर कितना 3 क्रॉस 3, तो इसको मतलब हम इसको I3 भी लिख सकते हैं ना, I और यहाँ पे सब्सक्रिप्ट में 3 लिख दिया। अगर इसका ऑर्डर n क्रॉस n होता तो इसको हम क्या लिखते, I इंटू n लिख सकते थे। तो ये अपना जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट था अपना जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में वो अभी हमने डिस्कस किया है। अब देखो इसके अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन, देखो नंबर ऑफ जीरोज इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं, मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं। देखो जो फर्स्ट रो है इसके अंदर एक भी जीरो नहीं है, सेकेंड रो है एक जीरो, थर्ड रो है वहां पर कितना है 2 0, तो सोचो nth रो पे कितना हो जाएगा n-1 0। तो बेसिकली अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर n क्रॉस n होता है तो नंबर ऑफ जीरोज का मतलब क्या होगा इसके अंदर कि 1 + 2 + अप टू n-1 नेचुरल नंबर का सम हो जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा, देखो n नेचुरल नंबर का सम कितना होता है n + 1/2, लेकिन यहां पर n की जगह कितना है n-1, तो ये हो जाएगा n-1 इंटू n-1 + 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि इसका आंसर आ गया n-1/2। यानी कि अगर किसी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर n है तो उसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे n-1 डिवाइड बाई 2। जैसे देखो 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है तो n की वैल्यू मैंने 3 रख दी, तो 3 इंटू 3-1 डिवाइड बाई 2, तो कितना मिला 3, यानी कि 1 2 एंड 3 नंबर ऑफ जीरोज इसके अंदर हो गए। सेम थिंग यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर भी देख सकते हैं, लेकिन डायगोनल के अंदर देखो मिनिमम और मैक्सिमम का केस आता है कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कब मिलेंगे, जब डायगोनल की सारी एंट्रीज अपने पास अवेलेबल होगी, यानी कि d1 d2 एंड d3 तीनों की तीनों वैल्यू हमारे पास अवेलेबल होगी। तो सोचो अगर d1 d2 d3 तीनों की तीनों वैल्यू अगर हमारे पास अवेलेबल है तो उस केस में क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे इसके अंदर n²। हम मिनिमम की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे इसके अंदर n² में से क्या कर दूं, डायगोनल के अंदर जितने नंबर होंगे वो माइनस कर दूं, उतने अपने पास नंबर ऑफ क्या मिल जाएंगे, जीरोज मिल जाएंगे। जैसे 3 इंटू 3 कितने 9 एलिमेंट हो गए, इसमें से मैंने क्या कर दिया डायगोनल के 3 एलिमेंट माइनस कर दिए, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे 6। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर मैक्सिमम का केस ले तो मैक्सिमम का केस लेने पर क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना n²। देखो मैक्सिमम जीरोज हमारे पास यहां मिलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट में से एटलीस्ट 1 डायगोनल का एलिमेंट तो अपने पास अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि इसके अंदर जो मैक्सिमम किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे n² - 1। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बेसिक क्वेश्चंस कर सकते हैं। छोटे से 2 मिनट के हमारे पास 1-2 नोट्स हैं छोटे से, कि जैसे कि अपने पास कुछ नोट लिख देते हैं कि अगर कोई ए मैट्रिक्स है, कोई भी हम क्या करते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है अगर उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि अगर ए मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब उसको हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर ए मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो उसको हम कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है JEE में, इस पर इन दोनों को मिला के यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स और ट्रेस को मिलाकर के क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही हम उसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है। अगर उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो उसको हम सिंगुलर कहेंगे, अगर 0 नहीं है तो उसको हम नॉन सिंगुलर कहेंगे। चलिए अपना जो लास्ट पॉइंट है सेकेंड, देखो अगर कोई मैट्रिक्स एक नल मैट्रिक्स है, माना कि ए मैट्रिक्स है वो क्या है, एक नल मैट्रिक्स है,
तो नल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 होती है। कोई भी एक नल मैट्रिक्स है तो नल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 होती है। सेकेंड थिंग, अगर कोई मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो ये कभी भी इंप्लाइज नहीं करता, नॉट इंप्लाइज, कभी भी ये इंप्लाइज नहीं करता कि वो मैट्रिक्स क्या बनेगी, एक नल मैट्रिक्स बनेगी। तो देखो कन्वर्स ट्रू नहीं है, अगर 0 मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा, बट अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो ये कभी भी इंप्लाइज नहीं करेगा कि वो 0 मैट्रिक्स होगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मैट्रिक्स होती हैं जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 मिल जाती है हमें। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर अब हम क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। तब से इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने फ्रेंडों के साथ भी इसको, है ना, डिस्कस करना और उसके साथ भी शेयर करना। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।